नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। 274 पायदान पार कर चुके हैं। आज हमारा 74वां एपिसोड है और जिस तरीके से हम नए नए किरदारों से आपको रूबरू कराते हैं, आज इसी श्रृंखला में एक नए किरदार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति से व्यक्तित्व किस रूप में बना, और मुझे लगता है कि अपने ज़माने की अज़ीम शायरा से मैं आपको मिलवाती हूँ और बहुत कुछ है उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। जब हम हिंदी भाषी होते हैं और हिंदी भाषी में होने के साथ-साथ हम हिंदी भाषा में पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो शायरा है, इन्होंने एमए उर्दू से किया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है, क्योंकि हम हिंदी भाषी होकर उर्दू में पढ़ाई करें, ये बहुत बड़ी बात है। एमए उर्दू में इन्होंने किया है और साथ ही एमए राजनीति शास्त्र में किया है और समाज शास्त्र में भी किया है। आपने एलएलबी भी किया है। उसके अलावा बीएचईएल में आप कार्यरत रही हैं, वहाँ से सेवानिवृत्ति आपको प्राप्त हुई। बहुत सारे पुरस्कारों से अलंकृत हैं आप और आपका नाम उषा भदौरिया जी। उषा जी से रूबरू कराऊं उससे पहले छोटा-सा परिचय मैं उनका देना चाहती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। उसके अलावा इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। उनकी ग़ज़लों के बारे में भी हम बात करेंगे। कई ग़ज़ल संग्रह उनकी आई हैं। उनका गीत संग्रह है, कविता संग्रह है। उसके बावजूद प्रसार भारती द्वारा मान्यता प्राप्त 1998 में उनकी सेक्शन एआईआर 65 गीत एवं ग़ज़लें प्रकाशित हो चुकी हैं और श्रमिक साहित्य विशारद उपाधि से अलंकृत हैं, सम्मानित हैं। जैमिनी अकादमी द्वारा पानीपत, हरियाणा द्वारा आचार्य की उपाधि से अलंकृत हैं आप। उसके अलावा आपकी बहुत सारी जो पुस्तकें आई हैं, उस पुस्तकों का नाम मैं लेना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत नाम है, मित्रों आप ज़रूर सुनें। उनकी पुस्तकों का नाम है इतना सुख न देना, भेल में हिंदी, इंद्रधनुष, सदाए एहसास, प्यास, सरगोशियां, बारिशें, ख्वाहिशें, गुजारिश, हम भी तेरे, हयाते कुदसी, हयाते शाहजहानी, आधार, परछाइयों के दरमियान, ऐसे-ऐसे नाम जो बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनका अभिवादन अभी करने वाली हूँ, उनको ऑन स्क्रीन लेकर आऊँगी। उसके अलावा परछाइयों के दरमियाँ, सदाए एहसास, प्यास, ये उर्दू की ग़ज़लें हैं और आकाशवाणी भोपाल से भी आप जुड़ी रही हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से आप अलंकृत हैं और भी बहुत कुछ है आपके बारे में कहने के लिए, सुनने के लिए। तो आइए सीधे-सीधे उनको हम आमंत्रित करते हैं अपने पटल पर, उनको शोभायमान करते हैं, उसके बाद हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे क्योंकि तकरीबन 70 वर्ष की आयु हो गई है उनकी, लेकिन उस दौर की बेहतरीन शायरा हैं। जब कहते हैं कि अगर ये पहुँचती थी किसी मुशायरे में तो मुशायरा मुकम्मल होता था। तो आइए उनसे हम होते हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। उषा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत बहुत-बहुत प्रणाम वैभवी जी और मेरे सुनने वाले हिंदी साहित्य संस्थान के सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा शत-शत प्रणाम। बहुत-बहुत हम ज़िंदगी की मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया
बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुज़ार हम हैं, हमारा हिंदी साहित्य संस्थान का पटल है, क्योंकि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर थीं। आप बहुत अच्छी साहित्यकारा भी हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अभिवादन करती हूँ। और जी, जी। उषा जी पुनः आपका अभिवादन और हम चाहेंगे कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं और यहीं से हम आज के किरदार का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बिटिया है मोना भदौरिया। अब वो मोना शादी के बाद मोना मोहन हो गई है। और मेरा बेटा है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल है। और दामाद भी मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल है। बेटे का नाम मेरा सोनू भदौरिया है। मेरे दोनों परिवार में दोनों बच्चे फौज पे गए हैं। जी। और बस मैंने पूरी उम्र शायरी के लिए वक़्फ कर दी है। बस इसी उम्मीद के साथ कि बस मेरा जीवन अच्छे से कटे। ये मेरी ये किताबें नहीं है, मेरी बायोग्राफ़ी है पूरी, जो मैंने ज़िंदगी में जिया और जो कुछ भी मैंने किया ज़िंदगी में जिया, सब मेरा इन किताबों में मैंने लिखा। हर पल को, हर लम्हे को मैंने कैद किया है इन किताबों में। तो मेरा एक-एक पूरी ज़िंदगी मतलब मेरी ये किताब है। जी, बहुत सारी किताबें आपकी आई हैं और सरकारी महकमे में जब आप रहती हैं, वहाँ पर होने के बावजूद एक बहुत नपा-तुला समय होता है, जब आप कुछ और लेखनी की तरफ या मंचों की तरफ आप होती हैं। लेकिन उस समय की जो आप एक बेहतरीन शायरा रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उस गलियारे हुँ। तक हमें लेकर चलें। वो दौर कैसा था? जिस दौर को आपने जिया है एक रानी की तरह। जी, जी। अ, मेरी मेरी जो सबसे पहली कविता जो मैंने लिखी और स्टेज पर पढ़ी, सबसे पहले मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपसे। तो मेरी कविता सुनिएगा। इतना सुख ना देना मुझको, इतना सुख ना देना मुझको, जिससे मन मनमाना हो। इतना सुख ना देना मुझको, जिससे मन मनमाना हो। अब तक मैंने प्रीत निभाई, मन मंदिर की राधा बनकर। अब तक मैंने प्रीत निभाई, मन मंदिर की राधा बनकर। श्याम कहा ध्रुव ने तुमको, श्याम कहा ध्रुव ने तुमको, दिल ने पूजा मीरा बनकर। इतना सुख ना देना मुझको, जिससे मन मनमाना हो। मैं तुमरे आंगन की तुलसी, मणिकर्णिका बनकर चमकूं। मैं तुमरे आंगन की तुलसी, मणिकर्णिका बनकर चमकूं। जीवन के हर आंगन में दमकूं। इतनी चमक न देना मुझको, जिससे मन मनमाना हो। इतना सुख ना देना मुझको, जिससे मन मनमाना हो। और मुझे क्या बात है! बहुत उर्दू खूबसूरत। एकेडमी और मुझे उर्दू एकेडमी ने भी बहुत सहयोग दिया। वहाँ से मुझे अवार्ड भी मिला, उर्दू एकेडमी से। डॉक्टर शंभू दयाल सुखन अवार्ड वहाँ से मिला है मुझे उर्दू में काम करने के लिए। मेरी 10 किताबें आ चुकी हैं और 5 और तैयार हैं। हिंदी में ही है सब और उर्दू में भी है सब। और मुझे जी, बीएचएल ने उषा भी मुझे पुरस्कार उष दिया है। श्रमिक साहित्य विशारद पुरस्कार जी, से जी, जी। मुझे उषा सम्मानित जी किया। बहुत सारे जी। पुरस्कार से सम्मानित हैं आप, लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि उर्दू भाषा में पढ़ाई करने का जो आपका एक जज़्बा है, वो जो बीजारोपण हुआ, वो कब हुआ? और क्यों आप उर्दू की तरफ इतनी ज़्यादा रुझान रखती हैं? जी, मैं राइटर्स मंच से जुड़ी सबसे पहले
मेरे गुरु बने जनाब नसीर परवाज साहब, और उनका राइटर्स मंच था जिससे मैं जुड़ी। वहां पर उर्दू हलकों में उठी बैठी, हिंदी हलकों में भी उठी बैठी, दोनों में बराबर मतलब मैंने सहयोग दिया। जब उर्दू हलकों में बैठी तो गजलों का वहाँ ज्यादा चलन है। भोपाल जो है शहर गजलों का शहर कहलाता है, झीलों का शहर तो है ही, गजलों का शहर भी कहलाता है। वहां पर इतना साहित्य, इतना कूट कूट कर सब लोगों में भरा हुआ है कि आप पूछिए मत, इसलिए गजलों का शहर कहलाता है। तो मैंने जब गजलें सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मन भाई, 2 मिसरों में ही अपनी पूरी बात कह देना बहुत बड़ी सलाहियत मुझे लगी। इसलिए मैं उर्दू गजलों की तरफ आई, और जब मैंने सीखना चाहा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उर्दू भी आना चाहिए, क्योंकि उर्दू में बहरे, गजलों में जो मीटर होता है वो बहुत जरूरी होता है, ग्रामर बहुत जरूरी होती है। अगर गजल में एक नुक्ता भी गड़बड़ा जाए मिसरे में तो वो गजल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने उर्दू सीखी, और फन शायरी एक ग्रामर की किताब है, वो कम से कम 20-25 बार मैंने पढ़ी, रिपीट की, उसकी प्रैक्टिस की, और तब जाके फिर मैं गजलों की तरफ माइल हुई और मैंने गजलें लिखी। और आज आज जहाँ पर हूँ मैं हिंदी और उर्दू दोनों का बहुत बहुत एहसान मानती हूँ, बहुत एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे पलकों पे बिठाया और आज यहाँ तक ले आए, आज तक। जी, बहुत अच्छी बात है किसी दूसरी भाषा के प्रति जो एक रुझान होता है, एक लगाव होता है वो भी ज़हनी तौर पर होता है। कहीं न कहीं ज़रूर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँच पाती हैं। शायद वो कुदरत आपको वहाँ तक पहुँचाती है क्योंकि आप किसी और काम के लिए बनी हैं। तो शायरी जी जी के लिए आप आपका जन्म हुआ और उर्दू भाषा पर जो आपकी पकड़ है, वो बहुत खूबसूरत है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ आपका। उमंग सरीन जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। मोना मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिवादन आपका। संजय जी लगातार बने हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुज़ारिश करूँगी इस कार्यक्रम को आप शेयर करें। अ, उषा जी, आपकी एक पुस्तक है भेल में हिंदी, इसका अर्थ क्या है? भेल में हिंदी सब लोगों के जितने वहाँ PHL के शायर है, शायरा और शायरात हैं, कवि कवित्री हैं, सबको सबकी एक एक दो दो गजलें, चार चार गजलें, जिससे जो भी बना सबने संकलन निकाला एक तरीके से पूरा भेल में हिंदी। कोई संकलित जो है वह संकलन को ही भेल में हिंदी कहते हैं, उसका नाम हमने रखा भेल में हिंदी। सारे BHL तो के ही कर्मचारी हैं आपने भेल में। कौन-सी उम्र से आपने कविता लिखनी शुरू की? मैं जब स्कूल जाती थी तब से मेरे को लिखने का बहुत ज्यादा चाव था। कुछ भी मन में आता था, कोई घटना मेरे साथ घटती थी तो मैं तुरंत उसको अपने किसी से कहती नहीं थी, बल्कि पेपर पे लिख लिया करती थी। तो बस वही, मुझे मालूम नहीं था कि ये गीत है या गजल है या कविता है, मैं जानती नहीं थी, बस लिखती रहती थी। तो जब मैं BHL में नौकरी की, मैंने 11th क्लास में ही मेरी सर्विस लग गई थी। तो मेरा मुलाकात जनाब नसीर परवाज साहब से हुई। लेडीज जो थी वो देखती थी मेरा लिखा हुआ, बोलती थी बहुत अच्छा है उषा। तो वो लोग मुझे पकड़ के नसीर परवाज साहब के पास ले गई और उनसे मुलाकात करवाई। बोलने लगे देखिए कितना अच्छा लिखती है, आप इनको सहयोग दीजिए। तो उनके सहयोग से मैं जान पाई कि शायरी, मैं शायरा हूँ। मैं जानती नहीं थी कि मैं शायरा हूँ या करती हूँ। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, मेरी सहेलियों का, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, और फिर मैंने जितनी भी जिंदगी के मेरे क्षण थे सब मैंने कैद करती गई। आज दिन जहन में आता था कोई मुझे लिखवाता है और मैं लिखती जाती हूँ। मैं चाहूँ खुद से कि कुछ लिख लूँ तो नहीं लिख सकती। कोई ऐसा लगता है कोई लिखवाता है और मैं लिखती हूँ। बिल्कुल असली सही शायर तो कह वही रही है हैं। जो मुझसे लिखवाता जी, बिल्कुल है। सही वो ऊपर वाला है, जब वो उसकी इच्छा होती है तब हमारी लेखनी चलती है। और आपने 3 विषयों से एमए किया है।
एलएलबी भी किया है, तो 3 जी। विषयों को क्यों चयन किया एमए करने के लिए? ये क्या कारण था? अरे हमारे पिताजी जो थे, वो हमेशा कहा करते थे कि उषा जीवन भर पढ़ना, ज्ञान जो है वो सब हर समय काम आता है, कदम-कदम पे काम में आता है। ठोकरें लगती हैं, तो ज्ञान काम में आता है और कोई काम में नहीं आता, ना कोई दोस्त, ना माँ-बाप, ना सहेली, कोई काम नहीं आता, सिर्फ़ पढ़ाई काम आती है और ज्ञान काम में आता है। तो बस उनकी जो प्रेरणा थी वो मेरे को यहाँ तक ले आई कि मैं आज तक पढ़ती रही हूँ और आज भी मतलब पढ़ाई में रहती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ और करूँ मैं नया। कि इसलिए मैंने उर्दू पढ़ी थी, तो मैंने भोपाल की 4 बेगमात हुई है। हुस्सिया बेगम, शाहजहानी बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम और सिकंदरी बेगम। इन चारों की बायोग्राफी उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में मैंने हिंदी लिपि में लिखी पूरी, और 2 तो शाया हो चुकी है, 2 तैयार है। अभी मैं जाऊंगी भोपाल, तो उनको मुझे शाया करवाना है दोनों को, और एकेडमी को देना है। ये सब बहुत बड़ा काम हुआ भोपाल की बेगमात ने। तीन चारों 4 पीढ़ियों ने राज किया है भोपाल में, तो उनका चारों चारों का मैंने मतलब बायोग्राफी लिखी है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक प्रश्न डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की तरफ से आया है कि लिखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? लिखने की प्रेरणा, लिखती तो मैं शुरू से ही थी। प्रेरणा तो मुझे नसीर परवाज साहब ने दी कि आप ये हैं, आप शायरा हैं, आप अपने आप को शायरा मानिए और लिखिए, और इसको बहर में लिखिए, गुनगुना के लिखिए। बस वो जब लिखा जाता था तो बहर में ही आता था और गुनगुना के ही लिखा जाता था। देखिए, मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ जो मैंने लिखी थी। इरशाद। मीठा मीठा प्यार, मी थैंक यू। मीठा मीठा प्यार तुम्हारे नाम लिखूं, मीठा मीठा प्यार तुम्हारे नाम लिखूं, सांसों की रफ्तार तुम्हारे नाम लिखूं, मीठा मीठा प्यार तुम्हारे नाम लिखूं, सांसों की रफ्तार तुम्हारे नाम लिखूं, पीड़ा का गहरा सागर मुझको दे दो, पीड़ा का गहरा सागर मुझको दे दो, खुशियों का संसार तुम्हारे नाम लिखूं, खुशियों का संसार तुम्हारे नाम लिखूं, और घाट के पत्थर सी बैठी पल पल सोचूं, घाट के पत्थर सी बैठी पल पल सोचूं, तूफान में पतवार तुम्हारे नाम लिखूं, तूफान में पतवार तुम्हारे नाम लिखूं। और वैभवी जी, ये शेर देखिएगा, तुम नाजुक दिल नाजुक सांसें रखते हो, तुम नाजुक दिल नाजुक सांसें रखते हो, कैसे अपनी हार तुम्हारे नाम लिखूं, कैसे अपनी हार तुम्हारे नाम वाह वाह लिखूं। वाह वाह और वाह 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 वाह। एक सादा सा शेर देखिएगा, मैं बच्चे कपड़े बर्तन चूल्हा चक्की, मैं कपड़े बर्तन चूल्हा चक्की, कण कण पर अधिकार तुम्हारे नाम लिखूं, कण कण पर अधिकार तुम्हारे नाम लिखूं, और हारे थके पलटकर जब तुम घर आओ, हारे थके पलटकर जब तुम घर आओ, चाहत का उपहार तुम्हारे नाम लिखूं, चाहत का उपहार तुम्हारे नाम लिखूं, मीठा मीठा प्यार तुम्हारे नाम लिखूं, मीठा मीठा क्या प्यार। बात है, क्या बात है! बहुत उम्दा शेर। और अ, हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं, लिख रही हैं कि उर्दू पढ़ने की हमारी भी बहुत इच्छा है। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी अगर आप कोशिश करेंगी। सुदर्शन हाँ। शर्मा सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो हमारे पटल की संयोजिका है। राकेश गंभीर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। जी। और इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। उषा जी, कुछ और गज़लें अगर आप चाहें तो हमें सुनाएँ, फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, सुनाऊँगी मैं पक्का। मेरा बेटा फ़ौज में है, तो जब वो गया था कारगिल की लड़ाई में, तो वहाँ उसको गोली लग गई थी, पैर में छर्रे लग गए थे, तो 20-25 दिन हॉस्पिटल में रहा था और हमको बताया नहीं गया, और हम फ़ोन करते थे और फ़ोन कट जाता था, लिंक एक के बाद एक फ़ोन लगता था, कॉन्टैक्ट होता था, लेकिन बात नहीं हो पाती थी।
बड़े परेशान थे, तो उस समय हमने एक गजल लिखी थी, वो मैं आपको जरूर आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। फर्ज की राहों पे, फर्ज की राहों में चलने की दुआ देती हूँ मैं, फर्ज की राहों में चलने की दुआ देती हूँ मैं, हर कदम तुझको संभलने की दुआ देती हूँ मैं, फर्ज की राहों में चलने की दुआ देती हूँ मैं, हर कदम तुझको संभलने की दुआ देती हूँ मैं, रास आए तेरे बचपन को जवानी की फिजा, रास आए तेरे बचपन को जवानी की फिजा, तेरी माँ हूँ तुझको फलने की दुआ देती हूँ, तेरी माँ हूँ तुझको फलने की दुआ देती हूँ, और जब भी अपने देश की राहों में हो तारीकियां, जब भी अपने देश की राहों में हो तारीकियां, एक सूरज बन के जलने की दुआ देती हूँ मैं, वाह वाह एक वाह वाह, सूरज क्या बन बात। के जलने की दुआ देती हूँ मैं। और वैभवी जी देखिएगा, हो वतन की सरहदों पर जब भी दुश्मन की नजर, हो वतन की सरहदों पर जब भी दुश्मन की नजर, रुख हवाओं का बदलने की दुआ देती हूँ मैं, रुख हवाओं का बदलने की दुआ देती हूँ मैं, आज तक तो अपनी ममता से दुलारा है तुझे, आज तक तो अपनी ममता से दुलारा है तुझे, आज हर मुश्किल में पलने की दुआ देती हूँ मैं, आज हर मुश्किल में पलने की दुआ देती हूँ मैं, और मैंने भारत माँ के कदमों पे तुझे अर्पित किया, मैंने भारत माँ के कदमों पे तुझे अर्पित किया, त्याग के सांचे में ढलने की दुआ देती हूँ मैं, त्याग के सांचे में ढलने की दुआ देती हूँ मैं। और शेर देखिएगा, और दाद जरूर चाहूंगी मैं, हौसले चट्टान तेरे, तेरी हिम्मत आसमां, हौसले चट्टान तेरे, तेरी हिम्मत आसमां, दुश्मनों का सर कुचलने की दुआ देती हूँ मैं, दुश्मनों का सर कुचलने की दुआ देती हूँ मैं, और दूध वाह जो वाह वाह, मैंने बहुत। पिलाया नाज है उस पर मुझे, दूध जो मैंने पिलाया नाज है उस पर मुझे, आसमानों पर उछलने की दुआ देती हूँ हाँ मैं, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। आसमानों पर उछलने की दुआ देती हूँ मैं। और मक्ता देखिएगा, जो मेरा बेटा है ऊषा अब है सारे मुल्क का, जो हाँ मेरा हाँ, बेटा है ऊषा अब है सारे मुल्क का, उस उजाले को पिघलने की दुआ देती हूँ मैं, क्या बात, उस क्या उजाले बात। को पिघलने की दुआ देती हूँ मैं, फर्ज की राहों में चलने की दुआ देती हूँ मैं, फर्ज की क्या राहों पे चलने की दुआ देती हूँ मैं, हर कदम तुझको बहुत संभलने खूबसूरत, की दुआ बहुत ही देती खूबसूरत और बहुत उम्दा शेर। एक-एक शेर जैसे लग रहा है कि मोती की तरह आपने पिरोए हैं, शब्दों के हूँ। ताने-बाने में, और वाक़ई और शानदार मक्ता सुदर्शन शर्मा जी ने लिख के भेजा है, और सभी आपके जो शेर है उसको कोट कर रहे हैं, तो सभी का अभिनंदन है, और सभी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, बहुत सारी जी, शेरो शायरी आपको सुनने को बहुत बहुत मिलेंगी। शुक्रिया। जी, उषा जी, जी जी, बहुत बहुत सबका शुक्रिया। जो ग़ज़लें हैं जी, या जो उर्दू की आपकी पढ़ाई है, या उर्दू से जितने ताल्लुक़ आपने मतलब रखा है या आगे, अ, उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है शेरो-शायरी में? शेर व शायरी में मैंने अपनी किताबें लिखी, तो उसमें 3-4 मतलब ख़ासियत मैंने रखी है अपनी किताब में। एक तो मैंने हिंदी की किताब में गुरु वंदना, सरस्वती वंदना सबसे पहले रखी, और आखिर में जो किताब आखिर में मैंने अपना मक्ता, अपना जो मेरा ऊषा भदौरिया ऊषा लिखती हूँ मैं, उसका मक्ते का शेर की पूरी गज़ल लिखी, लास्ट वाली गज़ल मेरी हर किताब में मक्ते की गज़ल मिलेगी। और जो मेरी किताब का टाइटल होता है, जैसे ख्वाहिशें हैं, तो ख्वाहिशों की जो टाइटल गज़ल है वो सबसे पहली गज़ल रखी है मैंने। और उर्दू में मैंने हम्द भी लिखी है और नात भी लिखी है। जितनी उर्दू की किताबें निकली हैं, उसमें सबसे पहले हम्द खुदा के लिए और नात शरीफ दूसरे नंबर पे, फिर मैंने अपनी टाइटल गज़ल, और फिर बाकी की गज़लें, लास्ट में मक्ते की गज़ल।
इस तरीके से मतलब सिस्टमेटिक मतलब मैंने किताबों को तय किया है। तो बताएं। जी उषा जी बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जो पहले की लेखनी हुआ करती थी, जो पहले की आपके ज़माने की शायरा और आज जिन बच्चों को आप सुन रही हैं या आपसे कम उम्र की शायराओं को सुन रही हैं, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? कि चीज़ें और फर्क सुधरी हैं या फिर मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, शायरात तो बहुत बहुत हो गई हैं। शायरात तो मतलब शायरात की पहले गिनती कम हुआ करती थी, आजकल बहुत ज्यादा हो गई है एक्सेस में। और खुले मन मतलब क्या बोलना चाहिए, उससे लिखती है खुले खुले आसमान में जैसे होते हैं लिखते हैं बेबहरी, वो भी आजकल आ गई हैं। तो वो बड़ा अकवर्ड लगता है बेबहरा लिखना, धुन में नहीं लिखना, कुछ भी लिखना जिसका मतलब एक जैसे कविता होती है, कविता में गीत में एक जैसे बताऊं, जैसे हम ये मैंने अपनी कविता लिखी थी, इतना सुख ना देना। तो जो कविता है वो इसके आसपास ही घूमती है, गीत उसी के आसपास घूमता है, एक छोटी सी चीज को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। और गजल जो होती है, गजल में 5 शेर जरूरी होते हैं, फिर 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन गजल में खास बात होती है 2 मिसरों में अपनी बात को पूरी कर देना। हर मिसरे में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन गीत में और कविता में नहीं होता है। वो थोड़ा सा मतलब मुझे असमंजस जो सो जाती हूँ मैं। लेकिन मैं तो समझती हूँ गुरु जरूर होना चाहिए, जिससे अपने को आगे मार्गदर्शन मिल सके। तो गुरु रखना कंपलसरी है, बस यही मैं मतलब सब लोगों से गुजारिश करूंगी। जरूर लिखें, पढ़ें और जरूर लिखें अपने ख्यालों को। लेकिन एक गीत लिखने के बाद उसको कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ें, उसके बाद में और गुनगुनाएं, तो पता चलेगा कि गीत में कहीं टूटन तो नहीं है, कहीं चुभन तो नहीं है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है देखना, जो आजकल थोड़ा सा कमी होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं ऑनलाइन मुशायरों में बैठती हूँ, हफ्ते में 2-3 तो हो ही जाते हैं। तो मैं इस चीज की बड़ी कमी पाती हूँ कि भाई गुरु होना, किसी को सुनाना, जब तक 2-3 बार सुना नहीं लो, अपने आप को सुना लो शीशे के सामने बैठ के, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी पसंदीदा शायरा कौन है? या शायर जिनको आप ज़्यादा पसंद करती हैं, जिनको सुनना अच्छा लगता है? कोई है ऐसी? परवीन कैफ अच्छा पढ़ती भी अच्छा है और लिखती भी अच्छा है, अच्छी है। और मेरी एक बात और मैं आपको बताऊं, मेरी गजलें मैं कॉन्ट्रैक्टेड पोइटेस हूँ आकाशवाणी से और दूरदर्शन से। तो मेरी गजलें दूसरे लोग गाते हैं, संजय सिंह जी हैं वो भी गाते हैं, यास्मीन मलिक साहब हैं उन्होंने भी गाई हैं 3-4 गजलें। और शशांक थाडा जी ने 6 गजलें गाई हैं मेरी। और मतलब लोग गाते रहते हैं और भेजते रहते हैं मेरे पास, ये भी होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, कम से कम चलिए कोई तो पसंद करता है मेरी गजलें। चलिए अब मैं एक आपकी गजल सुना गज़लें दूं बहुत आपको। खूबसूरत हैं, आपकी गज़लें बहुत खूबसूरत हैं। और सुदर्शन जी ने लिखा है कि मुश्किल यह है कि कोई सुनना भी नहीं चाहता। आज के समय में सिर्फ़ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ये भी एक मुसीबत है। और हाँ मुसीबत है, सही बात है। जी, तो इसी पे से इसी बात को लेके एक मैं एक गजल सुनाती हूँ, मुझे याद आ गई, इरशाद, इरशाद अता करें। सुनिएगा। हंसते हंसते अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं, हंसते हंसते अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं, महरूमी को भाग्य बनाना सबके बस की बात नहीं। सच क्या है, सच्चाई क्या है, लोग तो कहते रहते हैं। सच क्या है, सच्चाई क्या है, लोग तो कहते रहते हैं।
घर से लेकिन बाहर आना सबके बस की बात नहीं। घर से लेकिन बाहर आना सबके बस की बात नहीं। और पल दो पल का धुंधला रिश्ता जीवन भर क्यों साथ रहे। पल दो पल का धुंधला रिश्ता जीवन भर क्यों साथ रहे। अपनी सांसों को झुठलाना सबके बस की बात नहीं। और यह शेर देखिएगा खास तौर से, मिट्टी क्या है आग कहाँ है पानी कैसा कहाँ हवा। मिट्टी क्या है आग कहाँ है पानी कैसा कहाँ हवा। इन सब से इंसान बनाना सबके बस की बात नहीं। इन सब से इंसान बनाना सबके बस की बात नहीं। और शेर देखेगा, मजबूरी के किस्से कहकर सभी गैर बन जाते हैं। मजबूरी के किस्से कहकर सभी गैर बन जाते हैं। हाथ थाम कर साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। हाथ थाम कर साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। और शेर देखेगा, ऊंचे ऊंचे कितने पर्वत बिखरे वक्त की आंधी में। ऊंचे ऊंचे कितने पर्वत बिखरे वक्त की आंधी में। लेकिन खुद से टकरा जाना सबके बस की बात नहीं। लेकिन खुद से टकरा जाना सबके बस की बात नहीं। और शेर देखेगा, फूल अगर हम होते दुनिया गुलदानों में रख लेती। फूल अगर हम होते दुनिया गुलदानों में रख लेती। कांटों से दामन उलझाना सबके बस की बात नहीं। कांटों से दामन उलझाना सबके बस की बात नहीं। और रेत की कच्ची दीवारों पर पत्थर की छत मत रखना। रेत की कच्ची दीवारों पर पत्थर की छत मत रखना। ख्वाबों से सांसें महकाना सबके बस की बात नहीं। ख्वाबों से सांसें महकाना सबके बस की बात नहीं। और हमने उषा जिसको माना उसने दामन छोड़ दिया। हमने उषा जिसको माना उसने दामन छोड़ दिया। खामोशी से विष पी जाना सबके बस की बात नहीं। खामोशी से विष पी जाना सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। नेहरू नील को भाग्य बनाना बहुत सबके बस खूबसूरत, की बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। और इतना आनंद आ रहा है, सभी इत्मीनान से आपकी जो शेरो शायरी है उसको सुन रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। इतने सारे पुरस्कारों से आप अलंकृत हैं, बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले। कोई ऐसा पुरस्कार है जिसको जब आपको वो मिला तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गईं, बहुत खुश हो गईं, आपको लगा कि नहीं मेरे जीवन की उपलब्धि है ये? जी, जी। जब मुझे उर्दू अकेडमी का जो अवार्ड मिला मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का, तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे लॉन्ग लाइफ काम करने के लिए शायरी में मुझे अवार्ड मिला। तो डॉक्टर शंभू दयाल सुखन अवार्ड था वो। मैं बहुत खुश हुई थी उस समय। लाज़मी बात है। जी, बिल्कुल, सभी अवार्ड जो भी मिलते हैं वो सब हमारे लिए बहुत यादगार होता है वो पल, लेकिन कोई ख़ास होता है जो हमेशा दिल के करीब होता है, याद आती है उस बात की कि जी, हमें जी, इस जी, काम जी। के लिए मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे और आप बहुत कुछ और लिखें और आने वाली पीढ़ी को कुछ तो ऐसा सौंपें जो जिसको सीख कर, जिसको पढ़कर, सीख कर वो कुछ और अच्छी शायरी कर पाएँ। तो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो लेखनी है, हुँ। जो ग़ज़लों पर काम कर रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि वो छोटी बहर में लिखें, शुरू में छोटी बहर में लिखें। और रदीफ़ और काफ़िये का ज्ञान ज़रूरी है, बहरों का ज्ञान ज़रूरी है। वो ज्ञान ज़रूर हासिल करें, पहले ग्रामर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेबहरी चीज़ तो फिर बेबहरी होती है। और गुरु ज़रूर बनाएँ, क्योंकि जैसे बुरा-बुरा भी अच्छा-अच्छा लगता है, तुझसे मिलकर जाने कैसा लगता है, ऐसा हाल हो जाए। अ, तो
उषा जी, क्या आप बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, बच्चों को गजल कहना सिखाती हैं, या कभी नहीं स्टोर? कहना तो नहीं सिखाती मेरी, ये तो अंदरूनी होता है, ऊपर वाले की देन होती है, गिफ्ट होती है। इसमें अपना हाथ नहीं होता है लेखनी में, वो ऊपर वाला ही देता है तभी लिख पाते हैं। मेरा बेटा भी लिखता है, बिटिया भी लिखती है, और एंकरिंग वगैरह भी करती है वो साथ में। बहुत अच्छे अच्छे शेर उसके अंदर से निकलते हैं, और वो पढ़ती है अच्छे से। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो। हाँ, बिल्कुल और एक सही दो कहा गजल आपने। और। जी, जी, जी। ज़हनी तौर पर ईश्वर की देन है अगर आप लेखनी चलाते हैं, लेकिन चूँकि आजकल की पीढ़ियाँ कोशिश कर रही हैं, तो उस कोशिश को आप किस रूप में लेकर जाना चाहती हैं, या कुछ आप एडवाइस करना चाहती हैं उनके लिए कि आपको किस तरीके से करो? या फिर कोई अकादमी आप खोलना चाहती हैं, मतलब भविष्य की योजनाएँ कि आपकी जो प्रतिभा है वो आगे ट्रांसफर हो, कुछ ऐसा सोचा आपने? अब तो मेरी सेहत साथ नहीं देती है, सही बात तो ये है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और भी मतलब लिखना चाहती हूँ, लेकिन सेहत साथ नहीं देती है अब मेरी। ओल्ड एज आती जा रही है धीरे धीरे, मतलब सब कुछ कम होता जा रहा है। मैं तो यही चाहूंगी बड़े बड़े शायरों को पढ़ो, किताबें पढ़ो, गजलें लिखने से पहले, गीत लिखने से पहले किताबें पढ़ो, जिसमें गंभीरता आए, सेंसिबिलिटी आए, तब आप लिख सकते हैं। अपने आप को पढ़ना और दूसरों को पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरों को सुनना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। जब तक आप अपने आप को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनेंगे और किताबों को पढ़ेंगे, तभी तो आप दूसरों को सुन पाएंगे। नहीं तो आप ही आप कहते रहेंगे तो क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक। इसलिए विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। उषा जी, 70 और 80 के दशक में आप मंचों पर थीं, तो उस समय का मंचों का माहौल कैसा था? और जो मंचों का कविताएँ माहौल या बहुत जी। साहित्यिक था। गीत और गजल दो ही चलते थे उस समय, गीत गजल बहुत अच्छे से चला करते थे। आजकल तो हास्य व्यंग ने ले लिया है वो स्थान, मुहावरे वगैरह ये सब छीटाकशी ये सब होने लगा है। लेकिन जो पहले मंचों में हुआ करता था बिल्कुल ही बहुत गंभीरता से, मतलब लोग सुनते भी थे और पढ़ते भी थे, और माहौल भी बहुत अच्छा था, साफ सुथरा माहौल था एकदम, कोई मतलब लाग लपेट नहीं थी। अगर लिटरेचर है आपके पास तो आपकी पूछ होगी, आपके पास काबिलियत है, तो लोग आपको हाथों हाथों पे उठा के रखेंगे। ये मैंने देखा अपने उस टाइम में, और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि काबिलियत है आपके अंदर तो आपको लोग पूछते हैं तो अच्छा भी लगता है। अगर काबिलियत नहीं है और सिर्फ गा रहे हैं गजल या गीत गा रहे हैं और तुक्के में तुक्का मिला रहे हैं तो वो सही नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बेहतरीन माहौल से आप यहाँ तक पहुँची हैं, और उम्र के इस पड़ाव में भी आप अपनी लेखनी को ज़िंदा रखे हुए हैं, और आप चाहती हैं कि और भी आपकी पुस्तकें आएँ और बहुत सारी चीज़ें आप हमें देकर जाएँ, आने वाली पीढ़ी को देकर जाएँ। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के जज़्बात होते हैं, और एक ऊर्जा आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही हैं। आपको देखकर बहुत लोग यहाँ ऊर्जावान हो गए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जी जब उषा जी कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं, और ज़ाहिर-सी हाँ बात है हाँ, ऐसा होना। जरूर जरूर। जी। अ, तो आपकी प्रेरणा कौन रहा है? मतलब कोई ऐसा लेखक या मेरा बेटा, कोई मेरा बेटा और आप बेटी, जी, अच्छा, वो आपकी मेरा प्रेरणा बेटा स्रोत। और मेरी बेटी, हाँ मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, मतलब पढ़ाई में भी सहयोग दिया, घर में भी सहयोग दिया। मैं सर्विस भी करती थी, मुशायरों में भी जाती थी, सब जगह मेरे साथ चलते थे और मुझे सहयोग देते थे। सबसे बड़ी खासियत तो ये है। मैं बाहर भी जाती थी मुशायरों में तो मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे और मुझे बहुत सहयोग मिला सब लोगों का। एक मेरी मेरी सहेली थी जॉ निरेल, वो जब कभी रात को मुशायरों में होते थे तो रात में मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को वो रख लिया करती थी,
और मैं मुशायरों में चली जाया करती थी। जैसे बारिश हो रही है या सर्दी है ज़्यादा, तो रख लिया करती थी हमेशा। मुझे और सबका आपके बहुत कोऑपरेशन मिला, ऑफिस वालों का भी कोऑपरेशन मिला, घर का भी कोऑपरेशन मिला। और आपके पति देव का कितना साथ रहा? उनका भी बहुत साथ रहा, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, मुझे हमेशा सहयोग दिया। नहीं, मैं दूरदर्शन जाना चाहती थी तो मेरे साथ चलते थे, मुझे ले जाते थे सब जगह। मतलब मेरे को पारिवारिक और ऑफिस में सबका मुझे सहयोग मिला काफ़ी। एक बहुत गज़ल बढ़िया साझा उषा करूँ जी, आपको? आपसे बात करके जी बहुत सारे दर्शक आगे भी जुड़ेंगे और जो इस वक़्त हमें देख सुन रहे हैं और सबके लिए आप एक प्रेरणा हैं क्योंकि इस उम्र में भी आप इतनी उम्दा ग़ज़लें कहती हैं। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी? कुछ सुनाना चाहेंगी? जी, सुना देती हूँ, एक गज़ल सुना देती हूँ मैं, है ना? बुरा-बुरा भी अच्छा-अच्छा लगता है। वैभवी जी सुनिएगा खासकर आपके लिए और दर्शकों के लिए। बुरा-बुरा भी अच्छा-अच्छा लगता है, उससे मिलकर जाने कैसा लगता है। सावन की बौछारें जलती मिट्टी पर, सावन की बौछारें जलती मिट्टी पर, तुझसे बातें करना अच्छा लगता है। सावन की बौछारें जलती मिट्टी पर, तुझसे बातें करना अच्छा लगता है। तुमको अपना मानूं, तुम पर नाज करूं, तुमको अपना मानूं, तुम पर नाज करूं, ये पागलपन तुमको कैसा लगता है? वाह, वाह, वाह! ये पाग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वाह, 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 वाह! तुमको अपना मानूं, तुम पर नाज करूं, ये पागलपन तुमको कैसा लगता है? और तेरे अंदर सदियां सांसें लेती है, तेरे अंदर सदियां सांसें लेती हैं, एक समंदर कितना गहरा लगता है, एक क्या समंदर बात है, क्या कितना बात गहरा है! लगता है। ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। तू ना हो तो प्यास गुनाहों में डूबे, तू ना हो तो प्यास गुनाहों में डूबे, तू ख्वाबों का बहता दरिया लगता है, तू ख्वाबों का बहता दरिया लगता है। और तेरी बातें जैसे मेरी बातें हों, तेरी बातें जैसे मेरी बातें हों, तेरा कहना मेरा कहना लगता है, तेरा कहना मेरा कहना लगता है। और सुनी नहीं जब से तेरे गम की आहट, सुनी नहीं जब से तेरे गम की आहट, दिल का आंगन सूना सूना लगता है, दिल का आंगन सूना सूना लगता है। और मक्ते का शेर देखिएगा, सब कुछ कहकर उषा कुछ भी कहा नहीं, सब कुछ कहकर उषा कुछ भी कहा नहीं, तू ही बतला तू मेरा क्या लगता है, तू ही बतला तू मेरा क्या क्या लगता बात है। क्या बुरा बात है बुरा भी उषा अच्छा अच्छा लगता है, बहुत बुरा बुरा बहुत भी अच्छा बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत एक-एक शेर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और हमारे साथ डॉक्टर ममता मनीष सिन्हा झारखंड से जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और सभी सुधी जो इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, सभी का पुनः अभिवादन करती हूँ और जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और उषा जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इतनी सारी जो ग़ज़लें हैं वो कहीं और हमें इतना अच्छा-अच्छा महसूस कराया और इतना बेशकीमती वक़्त देकर हमारे कार्यक्रम को चार चाँद लगाए, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया वैभवी जी और सब सुनने वाले दर्शकों को, सब सुनने वालों को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत-बहुत कतई शुक्रिया नहीं सुनने के लिए, कतई बहुत-बहुत नहीं, शुक्रिया। आपका बहुत आभार और सब आपके शेरो शायरी को कोट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी कार्यक्रम को शेयर करते रहें और जल्द ही यूट्यूब पर ये कार्यक्रम आएगा, उसकी भी लिंक मैं प्रेषित कर दूँगी पटल पर और आप सभी चाहे देखें और दुनिया को भी दिखाएँ। हमारे किरदार एक से बढ़कर एक आते हैं। अगली बार फिर नए किरदार के साथ रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। उषा भदौरिया जी बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया।